नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं विपुल सिंह। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सीमित दायरे के अंदर बाजार कामकाज करता हुआ, करीब 50 अंकों के आसपास का दायरा है जिसमें आज बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर हम देखें तो बाजार खुला 17,847 पर और उच्चतम स्तर जो निफ्टी का था वो था 17,876 और उसके बाद से हमने देखा फिर एक गिरावट देखने को मिली जिसमें 17,801 का लो बनाया है। हालांकि 17,800 होल्ड करता हुआ निफ्टी आज के कारोबारी सत्र में दिखाई दे रहा है। 17,838, 17,839 ये मौजूदा स्तर इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में कुछ एक खबरें भी हैं। खबरें लेकर के निकल के लगातार अदानी समूह के ऊपर आ रही हैं कि MSCI इंडेक्स को लेकर के तमाम चिंताएं थीं और वहाँ पर हमने देखा कि बाहर तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ वेटेज जो है 4 अदानी समूह के शेयरों की घटा दी गई है। अब क्या करना चाहिए? LIC के नतीजे आए, कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा है। नतीजों के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ेंगे। साथ ही आपके भी अगर कोई प्रश्न हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधे और अपने स्टॉक मार्केट से जुड़े कोई भी सवाल हो, किस पोर्टफोलियो को लेकर के हो, किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं, किसी में निवेश किया हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिएगा। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया है आपका, कितने शेयर ले रखे हैं, ये तमाम डिटेलिंग के साथ अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हम इसके उत्तर अपने खास मेहमान से अवश्य लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है सही सटीक जानकारी हम दे सकें। अब रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फंडामेंटल एनालिस्ट अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। और आज के हमारे खास मेहमान जो थे धवल पी व्यास जी थे और आखिरी मोमेंट पे जो है उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अरुण जी आपने निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद हुए। हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आखिरी मोमेंट पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल सर बाजार को लेकर के ही होगा। आज के कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं 17,800 होल्ड करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। अभी कैसे देख रहे हैं बाजार को? यहाँ से बाजार की दिशा में अगर कोई, क्योंकि बहुत लंबे समय से 1-1.5 महीने से बाजार एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कई बार लगता है कि अब बाजार में मंदी आएगी, कुछ लोग कहते हैं तेजी आएगी। कैसे बाजार में इस समय ट्रेड करना चाहिए, क्या नज़रिया क्या अपनाना चाहिए? नमस्कार विपुल जी। देखिए, वैसे तो आपके शो में आना हमेशा ही स्पेशल होता है, तो निमंत्रण तो वैसे भी एक्सेप्ट करना ही था। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, देखिए मार्केट 17,700 18,000 के रेंज में कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर फिलहाल मार्केट के लिए नहीं है, इसीलिए मार्केट आपको कंटिन्यूअस कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक जो ट्रिगर है वो अडानी के न्यूज का है, उसका भी कोई बड़ा इम्पैक्ट किसी भी मार्केट पे नजर नहीं आ रहा। स्पेशली अडानी के स्टॉक्स को अगर छोड़ दे तो बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखते हो तो काफी बेहतरीन रुझान आपको नजर आ रहे हैं। काफी स्टॉक्स 5 से 10% के रिटर्न सिंगल डे में भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो सीमेंट, इंफ्रा और बैंक्स, ये तीनों सेक्टर मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। चौथा सेक्टर अगर मैं बात करूं तो ऑटो सेक्टर में मुझे काफी अच्छा रुझान नजर आ रहा है। तो अगर अदर देन अडानी के स्टॉक्स निकाल दे, अडानी के रिलेटेड जो स्टॉक्स निकालते हैं, तो मुझे लगा मार्केट में अंडरटोन काफी बुलिश नजर आ रहा है। अंडरटोन काफ़ी बुलिश है। अदानी के शेयरों में काफ़ी सारी खबरें हैं तो उस पर अगर बात ना ही करें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आपके सवाल हैं तो आप भेजिएगा। हम उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो खबरें और आज के डेवलपमेंट्स हैं उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके मायने भी हम अरुण जी से समझेंगे कि आखिर में इसके मायने क्या है। लेकिन इन सबके बीच में एक नतीजे आए हैं LIC को लेकर के। अगले पहले दर्शक के पास जुड़ें उससे पहले हम चाहेंगे जरा LIC के नतीजों को आप कैसे पढ़ रहे हैं सर? और आज हम देख रहे हैं कि LIC के शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिली, अदानी समूह को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन आया और इस तरह की बातें भी हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अदानी के समूह के मैनेजमेंट से बातचीत भी करेगा। लेकिन हाँ, अभी एग्जिट करने का उन्होंने कहा है कि कोई प्लान नहीं है अदानी समूह से। ओवरऑल LIC पर आपकी राय, खासतौर से जो नतीजे हैं उसको देखते हुए? देखिए, LIC में अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो LIC के रिजल्ट्स तो काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर जो बजट में अनाउंसमेंट्स आए थे विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस, जो 5 लाख के ऊपर का जो टैक्स का कहा गया, अगर आपका रिन्यूअल 5 लाख के ऊपर होता है या फिर प्रीमियम 5 लाख के ऊपर होता है, तो वो एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। पर अगर सिर्फ रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे और अडानी ग्रुप में जितना एक्सपोजर है ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो वहां से कोई नेगेटिव ट्रिगर आने का फिलहाल कोई मुझे रुझान नहीं नजर आ रहा। इसलिए अगर सिर्फ रिजल्ट्स को देखें तो मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास शेयर नजर आ रहा है। थोड़ा आज बढ़ चुका है पर मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन इसमें अभी भी ड्यू है। अगर वो करेक्शन आता है तो आपको डेफिनेटली LIC जैसे स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैक कंपनी है। कोई बड़ा नेगेटिव मुझे आने वाले 3 से 4 साल में नजर नहीं
नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए। तो एलआईसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो ही मुझे काफी अच्छे लगते हैं इंश्योरेंस स्पेस पे। अगर आपका निवेश ऊपर के लेवल्स पे है, जैसे कि सभी का है जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है, तो अगर गिरावट आती है तो अपने पोजिशन को आप एवरेज भी कर सकते हैं। एक और पोर्टफोलियो डिस्कस करने के लिए, और ये पोर्टफोलियो हमें भेजा है आरिफ साहब ने। तो आरिफ साहब ने ये प्रश्न हमको भेजा है, हम चाहेंगे आरिफ साहब का भी जो है सवाल जो है दिखाया जाए स्क्रीन पर। आरिफ साहब ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के नज़रिए के लिहाज से मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। दरभंगा बिहार से हैं आरिफ साहब, और इस पोर्टफोलियो पर आप अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय दें। तो आरिफ साहब का जरा पोर्टफोलियो रहा है, इन्होंने काफ़ी सारे शेयर ले रखे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि मैचडॉक के 7 शेयर ले रखे हैं अरुण जी, और ये इनकी खरीद करीब 750 रुपये के आसपास की है। कोल इंडिया भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है 232 रुपये के भाव पे। टाटा कॉफ़ी के इन्होंने 10 शेयर ले रखे हैं, वो 220 के भाव पे हैं। टाटा स्टील ले रखे हैं, वो 118 रुपये के भाव पर हैं 35 शेयर। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के भी शेयर इन्होंने ले रखे हैं, यो इनकी 8.5 रुपये के आसपास की खरीद है। वहीं पनामा पेट्रो में 358 रुपये की इनकी खरीद है, 15 शेयर यहाँ पर हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के नज़रिए के लिहाज से क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है, क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है, किन शेयरों से निकलें और किस तरह के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। देखिए विपुल जी, पोर्टफोलियो तो काफी बेहतरीन कह सकते हैं, बट स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 लार्ज कैप चुने हैं, एक 2 मिड कैप चुने हैं और एक स्मॉल कैप भी चुना है। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, पर 2 स्टॉक्स मुझे जो नेगेटिव नजर आते हैं, उसमें आइडिया थोड़ा मुझे नेगेटिव नजर आता है। अगर आप ओवरऑल आइडिया का रुझान देखें या टाटा कॉफी का रुझान देखें, तो थोड़ा नेगेटिव मुझे 2 स्टॉक्स नजर आते हैं। जहां तक मैचडॉक की बात है, मैचडॉक अच्छे कंसोलिडेशन के दौर में है और अच्छे ओवरऑल टेक्निकल सेटअप के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मैचडॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। कोल इंडिया को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो किसी भी गिरावट पे आप कोल इंडिया को भी ऐड करें। टाटा स्टील को भी आप गिरावट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट आया था, हो सकता है वो वन ऑफ हो। सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो भी नेगेटिव आता है, देन हमको हमारी व्यू चेंज करनी पड़ेगी। पर टाटा स्टील को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। टाटा कॉफी किसी भी उछाल पे आप एग्जिट करें, टाटा कॉफी का मुझे रुझान नेगेटिव नजर आता है। इवन आइडिया का रुझान भी मुझे नेगेटिव नजर आता है, उसमें भी आप किसी भी उछाल पे एग्जिट करें। और जहां तक पनामा पेट्रो की बात है, पनामा पेट्रो में आप स्टॉप लॉस ला के होल्ड कर सकते हैं। पनामा पेट्रो का स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, आप नीचे में 290 या 285 का स्टॉप लॉस ला के पनामा पेट्रो को होल्ड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है, पर क्योंकि लो वॉल्यूम काउंटर है और किसी भी नेगेटिव न्यूज का एक बड़ा रिएक्शन इस स्टॉक में भी हो सकता है, तो इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस जरा लगा के जरूर होल्ड करें। पर ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, पर एक आइडिया और टाटा कॉफी इस पर जरा गौर करें, और कोई भी उछाल आता है दोनों स्टॉक से एक बार का निकल जाए। तो आइडिया, टाटा कॉफ़ी, इन दो में आपको कहीं पर भी कोई एक जंप मिलता है तो आप वहाँ पे निकल जाएं, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसी तरह का कुछ व्यू जो है वो धवल जी की तरफ से भी आया था, उनका भी ये कहना है कि आइडिया से फिलहाल एग्जिट करें जैसे मौका मिले आपको। तो यहाँ जो है अलग अलग विश्लेषकों की राय हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपना निर्णय बहुत बेहतर तरीके से ले सकें। मैं डॉक को उनको कहना ये था कि अभी कंसल्टेशन में दौर है। कोल इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म व्यू उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जैसा धवल जी भी कह रहे थे। टाटा कॉफ़ी में अरुण जी का मानना है कि आप जैसे कोई जंप मिले निकल जाएं। धवल जी कह रहे हैं कि आप चाहें तो बने रह सकते हैं। टाटा स्टील को यहाँ पर धवल जी की सलाह है कि आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में फ़िलहाल आप निकल जाएं, ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। और दोनों हमारे खास मेहमानों की राय जो है, जो हमारे साथ शामिल होने वाले थे और जो मौजूद हैं, सबका मानना ये है कि यहाँ पर आप निकल जाएँ। तो ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। चलिए पहले प्रियांशु चौहान जी का सवाल ले लेते हैं और उसके बाद से अदानी इंटरप्राइज पर चर्चा और अदानी के बाकी शेयरों पर चर्चा शुरू करते हैं। जरा प्रियांशु चौहान जी का सवाल जो आया है हमारे पास वो ये है, टाटा स्टील पे फिर से सवाल प्रियांशु चौहान का है। 98 की खरीद के भाव पर है, तो आप तो अभी प्रॉफिट में हैं। आप 105 106 के आसपास कह रहे थे खरीदारी करने के लिए, ये कह रहे हैं कि मैंने 98 पे लिया हुआ है, क्या अभी और शेयर खरीद सकते हैं? क्या सलाह रहेगी सर आपकी यहाँ पर अरुण जी? देखिए विपुल जी, सेम सलाह रहेगी अगेन, क्योंकि मुझे लगा 105 106 के आसपास से ये स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है, थोड़ा रखना चाहते हैं, तो मेजर ऑफ द नेगेटिविटी जो थी ऑलरेडी प्राइस इन में है। थोड़ा 1-2 दिन का रिएक्शन और देखने को मिल सकता है, चूंकि डॉलर इंडेक्स 101 से वापस 106 104 के आसपास आ चुका है। थोड़ा मेटल्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, पर 105 106 आता है तो वहां पे अपन आप और ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है 114 116, इसके आसपास मुझे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो 105 106 आता है तो वहां पे अपनी पोजीशंस को और ऐड करके चल सकते हैं। जी चलिए, अब जैसा कि हम कह रहे थे कि लगातार कई सारी खबरें आ रही हैं और
अदानी ग्रुप को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और एक एक करके ज़रा उन सवालों को पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पिंटू जी ने सवाल भेजा है, इन्होंने 2200 की कॉल ली हुई है 155 के रेट में। अब ये जानना चाह रहे हैं इसको होल्ड करें या यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा भी हमारे पास सवाल जो आ रहे हैं वो आए हुए हैं AWL को लेकर के कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए, और बाकी अदानी विलमार को पे एक और सवाल आया है। अदानी विलमार, अदानी एंटरप्राइजेज, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़रा कुछ एक खबरें जो हैं वो हम पहले आपको बता दें और उसके बाद से पिंटू जी आपके सवालों के जवाब हम लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो खबरें आई हैं वो ये है कि जिस तरीके से MSCI इंडेक्स को लेकर के हम आपको बताएं कि जो तमाम बातें चल रही थी उसको लेकर के जो है अब यहाँ पर एक MSCI में अदानी की कंपनियाँ बनी रहेंगी और कोई भी कंपनी बाहर नहीं हुई है। ये यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि यहाँ से MSCI इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी कि MSCI ने इंडेक्स में अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों की वेटेज को घटाया है। हालांकि ग्रुप की किसी भी कंपनी को इंडेक्स से बाहर नहीं किया गया। गुरुवार को यह आशंका जताई जा रही थी कि MSCI इंडेक्स से अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां बाहर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये कंपनियां बनी रहेंगी। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं अदानी टोटल में जो है वो जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अदानी ग्रुप ने पैसा जुटाने के लिए वैश्विक हेज फंड्स और स्ट्रेस फंड से भी संपर्क किया गया है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अदानी ग्रुप और अमेरिका के 2 बड़े हेज फंड के बीच में शुरुआती बातचीत हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट की वजह से अदानी ग्रुप ने अदानी एंटरप्राइजेस के FPO को वापस ले लिया था। FPO से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे थे, लेकिन FPO के वापस होने के बाद अब पैसे जुटाने की समस्या यहाँ पर हो रही है और इसके लिए ही ये तमाम हेज फंड से बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम वो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये था कि काफ़ी हद तक ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये MSCI इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि कम से कम खाली वेटेज ही घटी है। जरा शेयरों पे अगर हम देखें एक महीने के आसपास के अंदर 47% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रुप पे सर आपकी राय, जो इस समय जो सवाल आ रहे हैं, जैसे 2200 की कॉल ले रखी है, फिर AWL ले रखा है किसी ने, जिन्होंने ऊपरी स्तरों पे ले रखा है उनको क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि अब रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है, जैसे अदानी पोर्ट में हमने देखा कि जो है लोअर लेवल से काफ़ी रिकवरी आ गई। इधर एंटरप्राइजेज में भी हमने देखा कि 1000 रुपये के पास पहुंचने के बाद 2000, जो लोग नए पैसे लगाने जा रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? ओवरऑल ग्रुप पे आपकी राय, और खासतौर से जो शेयर अभी भी पिट रहे हैं जैसे अदानी टोटल हुआ, वहाँ हम देख रहे हैं लोअर सर्किट अभी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदानी ग्रीन में आज गिरावट है, कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल ग्रुप पे? देखिए विपुल जी, एक चीज एक राय जरूर देना चाहूंगा ओवरऑल अडानी ग्रुप पे। जहां तक ओवरऑल अडानी ग्रुप की बात है, जो हिंडनबर्ग की अगर आप डिटेल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ज्यादा एलोकेशंस जो लगे थे वो जो टोटल गैस और अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनीज पे लगे थे, जिनके ऑडिटर्स के ऊपर उन्होंने काफी एलिगेशंस लगाए थे। प्राइस रिगिंग या स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे काफी एलिगेशंस लगाए थे, इसलिए वहां पे आपको सर्किट्स खुलते हुए नजर नहीं आ, इवन अगर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं तो भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। पर जहां तक अडानी एंटरप्राइज की बात है, देखिए अडानी एंटरप्राइज में आज अगर आप ओवरऑल एवरेज मूवमेंट देखें तो 5 से 10% का एवरेज मूवमेंट आपको 1 से 2 घंटे में देखने को मिलता है। इसलिए अडानी एंटरप्राइज में वैसे तो ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं रही है और ना ही हम ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफी दूर आ रहे हैं। अगर आप स्टॉक 1900 के आसपास लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1700 के आसपास आएगा, क्योंकि 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको 1 से 2 घंटे में ही देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अडानी एंटरप्राइज पे तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही राय नहीं है। अगर आपने कॉल ले भी रखा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सुना, तो 1870 के आसपास चल रहा है, तो एक चीज जरूर ध्यान रखें, 1780 के नीचे जाता है तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट काफी फास्ट है और ज्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी अडानी एंटरप्राइज में एंटर करें। ओवरऑल अगर ग्रुप की बात करें, मुझे एक स्टॉक काफी पसंद है ओवरऑल ग्रुप में, वो है अंबुजा सीमेंट, जो कि इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। तो अंबुजा सीमेंट में मुझे लग रहा है अगर आप धीरे धीरे अगर आप SIP मोड पे ही बाई करके चलते हैं तो अंबुजा सीमेंट में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। क्योंकि फिटमेंट कमेटी के आसपास रिपोर्ट गई है कि GST में दरें कम हो सकती है, 28% से कम दरें आपको देखने को मिलेगी। इवन अंबुजा ACC की डील पे हिंडनबर्ग ने भी कोई बड़ा नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिया, तो अंबुजा और ACC के लिए मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा नेगेटिव प्लान नजर आ रहा है। इवन अंबुजा के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। ओवरऑल ग्रुप में मुझे अंबुजा काफी पसंद आता है। बेस्ट लेवल जो रहेगा 340-350 के पास अगर मिलता है, अगर नीचे में गिरावट मिलती है तो अंबुजा में मेरा पॉजिटिव नजरिया है। ओवरऑल ग्रुप में फिलहाल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही करने की राय है जी। एक यहाँ पर देवाशीष गुंज जी हैं और उनका भी सवाल चूंकि अब अडानी टोटल गैस को लेकर के आया है और लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि लोग जो ट्रेडर होते हैं या जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं वो कितने बहादुर होते हैं
कि इतने लोअर सर्किट में वो पूछ रहे हैं क्या अब यहाँ पे खरीद लो अदानी टोटल गैस को लेकर के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाकी शेयरों में तो रिकवरी आई, अदानी टोटल का अभी हम देख रहे हैं कि गिरावट थम नहीं रही है। तो ऐसे जो हमारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए विपुल जी, आपने सही कहा। अगर आप पिछले 7 दिन का अगर आप देखते हैं तो हमारे पास भी काफी कॉल्स आए हैं लोअर सर्किट्स पे भी। इवन क्लाइंट्स जो होते हैं या नए इन्वेस्टर्स, जो इवन छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इवन लोअर सर्किट्स पे भी बाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आज लोअर सर्किट्स हो रहा है तो कल वापस इनको इनमें अपर सर्किट लग जाएगा। तो वो एक ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है, आप कह सकते हैं एक उछाल की अपेक्षा के कारण लोअर सर्किट्स पे भी स्टॉक को बाई करते हैं। इसलिए बुक का डेफिनेशन देखें या फिर ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी देखें तो लोअर सर्किट्स पे आपको कभी कोई स्टॉक बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग बेचने आ रहे हैं तो आपको बाई करने का कोई पर्टिकुलर रीजन आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई रीजन फिलहाल मुझे अडानी टोटल गैस या अडानी ट्रांसमिशन में नजर नहीं आ रहा। इसीलिए लोअर सर्किट्स पे कभी स्टॉक को बाई ना करें, चाहे आप थोड़ा ऊपर बाई कर ले बाद में, जैसे सर्किट्स खुलते हैं, जैसे क्लैरिटी आती है तो थोड़ा ऊपर बाई करें, पर क्लैरिटी पे ही बाई करें। इसीलिए अडानी ट्रांसमिशन या अडानी टोटल गैस, इस पे कंटिन्यूसली हमने यही कहा है कि किसी भी उछाल पे या कभी भी निकल जाए, कभी भी सर्किट्स खुले तो एक बार अपने पोजीशन से निकल जाए, कोई नई पोजीशन ना बनाए। इसलिए सेम राय आपसे भी मैं शेयर करूंगा। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पे कोई बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी तक सर्किट्स खुले नहीं है। अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, वहां पे भी आपको कोई रेस्पाइट नजर नहीं आया। तो कोई बाइंग की राय अभी भी नहीं है, फिलहाल वेट करें। अगर आपको बाई करना ही है ओवरऑल ग्रुप में तो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में रहे। ऑलरेडी मैंने कहा अंबुजा एक बेहतर विकल्प रह सकता है। तो अदानी ग्रुप पे अगर कोई व्यू लेना ही है तो एक अंबुजा अच्छा विकल्प अरुण जी को लग रहा है, लेकिन बाकी कहीं पर भी अभी आप कोई नई पोजीशन ना बनाए कि लोअर सर्किट लग रहा है तो यहीं पर हम अभी ले लें और अगले दिन अपर सर्किट लगेगा, ऐसा अभी फिलहाल अगर होता भी है तो भी आप अपने रिस्क पे जो करना चाहें करें। अरुण जी की सलाह इसके लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी महिला दर्शक हमारे जो हैं वो अपने प्रश्न पूछ रही हैं और परी जी से शुरुआत करते हैं। परी जी का प्रश्न ये है कि इन्होंने 1 साल के लिए 30,000 रुपये इन्वेस्ट ये करना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं कि हीरो मोटर्स या बजाज ऑटो। इन्होंने 2 व्हीलर को ही टारगेट किया हुआ है। इन दोनों में से अगर चुनना हो तो किसे चुना जाए, किस पर जो है रिटर्न ज़्यादा मिलेगा? 1 साल का नज़रिया है, 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है इन्हें। देखिए डेफिनेटली स्टॉक तो काफी अच्छा चुना है, पर बजाज ऑटो मुझे लग रहा है काफी बेहतर विकल्प रहेगा। ओवरऑल अगर दोनों पैरामीटर पे देखें, फंडामेंटली भी काफी अच्छा है। जो इनका चेतक जो व्हीकल है, जो कि ई व्हीकल इन्होंने निकाला है 2 व्हीलर में, उसकी भी डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है। पर सेकंड जो टेक्निकली चार्ट्स पे नजर आ रहा है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है। करंट लेवल पे भी आप बाई करके चल सकते हैं। 3800 के आसपास चल रहा है, थोड़ी गिरावट आती है तो और एड ऑन करें। मुझे लग रहा है स्टॉक वापस धीरे धीरे 4100 या 4200 तक ऊपर तक जा सकता है। तो 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी आप खरीदारी बजाज ऑटो में करके चल सकते हैं। चलिए, इन सब के बीच में वीना यादव जी का भी प्रश्न आया है और वीना जी भी का भी प्रश्न जो है हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर दिखाया जाए और वीना जी जो प्रश्न पूछना चाह रही है उनको ज़रा दिखाया जाए। वीना जी जो है टेगा इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले रखे हैं इन्होंने और ये 465 रुपये के भाव पर लिए हैं। नज़रिया इन्होंने नहीं लिखा है कि ये कितने समय तक इसे होल्ड कर सकती हैं। इसके अलावा बजाज शुगर के भी इन्होंने बजाज हिंदुस्तान के शेयर, के शेयर इन्होंने 15 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। तो ये एक मिनट जरा मैं देख लूँ, यहाँ पर तेगा इंडस्ट्रीज़ की बात अगर ये कर रही हैं तो ये अभी 641 के आसपास चल रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर भी कोई खास नहीं है, 465 की इनकी खरीद है, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट में है और करीब 200 रुपये, 150-200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, अगर आप चार्ट देख करके कुछ इन पर टिप्पणी कर पाएँ वीना जी की खरीद पर? तो देखिए स्टॉक काफी अच्छा है। यूनिक लिस्टिंग स्टॉक की हुई थी, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो माइनिंग के बिजनेस में है। जो माइनिंग कंपनीज जो रहती है उनको ये एलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनके हिसाब से जो मशीनरी होता है वो प्रोडक्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। यूनिक कंपनी है, यूनिक स्पेस में भी है। ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखें, बिजनेस भी काफी अच्छा है, रिजल्ट भी काफी अच्छे आए, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। जहां तक टेक्निकल सेटअप की बात है, ऊपर में 700-720 के लेवल्स आपको टेगा इंडस्ट्रीज में जरूर देखने को मिलेंगे। पर चूंकि आपकी बाइंग नीचे की है तो हमेशा हमारी सलाह यही होती है जब भी बाइंग नीचे की हो, चूंकि स्टॉक प्राइसेस चल जाते हैं तो अपने प्रॉफिट को जरूर लॉक इन करें। 570 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 570 का अगर आप सिस्टम में नहीं लगाते हैं तो एटलीस्ट माइंड में रखें। 570 के नीचे जाता है तो एक बार के अपनी पोजीशन से निकल जाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 700-720 के लेवल आपको टेगा इंडस्ट्रीज में जरूर देखने को मिल सकता है। इस बीच साक्षी सिंह जी का भी प्रश्न है और साक्षी सिंह जी ने 100 शेयर ले रखे हैं TTML के, टाटा टेली महाराष्ट्र के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और नज़रिया जो है इनका सिर्फ 1 महीने का है और 110 रुपये की इनकी खरीद है। अगले 1 महीने में किस तरह के स्तर देखने को मिल सकते हैं?
मैम आपकी खरीद से तो लगभग ये शेयर आधा हो चुका है और लगातार ये शेयर अगर आपने 110 पे लिए हैं और हम देख रहे हैं 66 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक महीने का ही व्यू है आपका। तो अब इस पर टिप्पणी मैं चाहूँगा कि अरुण जी ही करें, क्योंकि 120 134 रुपये के आसपास से ये टूटता शुरू हुआ और पिछले 6 महीने में अब टूट करके 66 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह देंगे सर? मतलब इनको टेलीकॉम में पसंद भी आया तो टाटा टेली महाराष्ट्र, और उसमें भी 120 की खरीद लेकर के एक महीने का नज़रिया आप इन्होंने कह रही हैं कि मेरा रह गया खाली, और क्या किस तरह के स्तर देखने को मिल सकते हैं? साक्षी जी के लिए सलाह। देखिए विपुल जी, ओवरऑल टीटीएमएल का तो आपको जैसे कि पता है, सब काफी बड़ी न्यूज में भी था स्टॉक, और कंटिन्यूअस मोमेंटम भी नीचे आया था। तो अभी भी मोमेंटम अभी भी नीचे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 75-80 के लेवल भी ऊपर में निकलता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है किसी भी उछाल पे एग्जिट करें, कोई रेस्पाइट नजर नहीं आ रहा फिलहाल। वॉल्यूम्स भी काफी हाई है, मोमेंटम नीचे की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसलिए बाइंग की डेफिनेटली सलाह नहीं है। 75 से 80 के बीच में भी अगर स्टॉक आता है जहां से ब्रेकडाउन शुरू हुआ था, वो भी प्राइसेस आते हैं तो निकल जाए। कोई बड़ी रेस्पाइट या बड़ा कोई उछाल आता हुआ मुझे इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में है और काफी बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी उस बिजनेस में है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई रेस्पाइट बिजनेस पे भी इनको मिलेगा। तो 75-80 भी आता है तो निकल जाए। मुझे लग रहा है स्टॉक में कोई बड़ा पॉजिटिव रुझान या बड़ा कोई उछाल आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बीच संजय साहू जी भी अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, और संजय साहू जी ने कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के ऊपर वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। उनके पास 305 रुपये पे 80 शेयर पड़े हुए हैं। उनका कि वो कौन सा स्तर बेहतर होगा जिन पर कि हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स इनकी खरीद से तो फिलहाल अच्छे खासे प्रॉफिट में है, अभी 444 445 के आसपास चल रहा है। अब ये और ऐड करना चाह रहे हैं, 80 शेयर ऑलरेडी इनके पास हैं। नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, मेरे ख्याल से अगर और ऐड करना चाह रहे हैं तो हो सकता है लॉन्ग टर्म व्यू ही होगा इनका। तो अच्छे प्रॉफिट में है, क्या क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए टाटा मोटर्स ऑलरेडी मैंने 2 बार डिस्कस किया एज ए डिस्क्लोजर, आज भी हमने रिकमेंड किया और पिछले काफी दिनों से हम टाटा मोटर्स डेफिनेटली रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो स्टॉक में मुझे काफी पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे हैं, जैसे क्योंकि आपकी बाइंग नीचे की है। एंट्री लेवल्स के लिए डेफिनेटली आपको चार्ट देखने पड़ेंगे। जहां तक चार्ट्स की बात है, 420 से 430 के आसपास का स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल है। जब से इसके स्टॉक के रिजल्ट आए थे, जब से काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, और 420 430 के लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन भी बन चुका है। इसलिए फ्रेश एंट्री करना है तो 420 430 के आसपास ही करें। उसके बीच में आता है तो काफी अच्छे एंट्री लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में आपके टारगेट्स 470 पहला टारगेट होगा। 470 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 500 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए तीनों लेवल्स का ध्यान रखें। 420 से 430 एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा, पहला टारगेट 470 रहेगा। 470 के बाद 490 से 500 का लेवल आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। जी, इस बीच हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। रंजन जी नमस्कार। रंजीत जी माफ कीजिएगा, रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको। नहीं सर, आपका कार्यक्रम है, आपका शो है और आपका चैनल है, बिल्कुल आपके कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। कहाँ से बोल रहे हैं सर रंजीत जी आप? डिस्ट्रिक्ट पटियाला से बोल रहे हैं, पंजाब से सर। पंजाब से बोल रहे हैं, क्या करते हैं रंजीत आप? हमारा बिजनेस है जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। तो रंजीत जी क्या सवाल है आपका, बताइए। विधि स्पेशलिटी है हमारा, जो पहले नाम विधि फूड होता था, कलरिंग की कंपनी है ये। 324 रुपये के 250 शेयर हैं, 250 शेयर। अच्छा अच्छा, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था। अभी कलरिंग फूड में बहुत कम कंपनी है जो इतना अच्छा काम करती हैं कि सर, लेकिन मतलब ये कहाँ आपने रिसर्च कहाँ की आपने, और मतलब किसी के कहने पे लिए या खुद रिसर्च की इसके लिए? मैंने खुद रिसर्च की थी सर, क्योंकि कलरिंग कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। जो ये कलरिंग फूड का आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ होना है, तो इसलिए मैंने देख कर लिया था। चलिए, अब अगर हम देखें तो इसमें भी समस्या वॉल्यूम की है। वॉल्यूम यहाँ पर बहुत कम शेयर ट्रेड होते हैं, तो ऐसे में कई बार होता ये है कि तेज़ी या बहुत मंदी देखने के मौके पर अगर आप निकलना चाहें तो कई बार आपको बायर ही नहीं मिलते हैं अपने शेयर को बेचने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें रिटेल इन्वेस्टर की, थोड़ा सा लिक्विडिटी अगर शेयर में रहती है तो आप आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो सलाह दे रहे हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खैर, आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, अच्छी बात है। आज हम देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा की गिरावट विधि स्पेशलिटी में देखने को मिल रही है। 331 के आसपास ये शेयर चल रहा है, और पिछले 5-6 महीने में देखें तो करीब 427 428 से अब नीचे आते आते यहाँ पर पहुँचा हुआ है। पूछ लेते हैं जरा, अगर ट्रैक करते हो और क्या कुछ नज़रिया चार्ट्स पर पढ़ पा रहे हैं अरुण जी। अरुण जी क्या सलाह रहेगी? वॉल्यूम कम है और इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, बने रहना चाहिए?
देखिए ये स्टॉक तो वैसे तो कवरेज लिस्ट में नहीं है, टेक्निकल्स भी काफी ज्यादा कुछ वर्क होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है, कोई बड़ा रुझान इंडिकेटर्स पे भी नजर नहीं आ रहा, तो कोई ट्रैकिंग में फिलहाल स्टॉक नहीं है, और ऐसा ऐसा कुछ रुझान प्राइस वॉल्यूम एक्शन से भी नजर नहीं आ रहा, तो कोई बड़ा राय मैं नहीं दे पाऊंगा स्टॉक पे, पर किसी भी उछाल आता है तो बेटर है निकल जाए, ऐसे स्टॉक में ना रहे जो कि ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं होता, या ज्यादा चीजें उसके बारे में मार्केट में पता भी नहीं होती, इसलिए मुझे लग रहा है उछाल पे निकल जाए। फंडामेंटल तो डेफिनेटली कवरेज नहीं है, और टेक्निकल्स भी ज्यादा कुछ फॉलोअप नहीं हो रहे, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है और ज्यादा प्राइस एक्शन भी देखने को नजर नहीं आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं, मतलब सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे शेयर आ रहे हैं जो कि मतलब जो है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, जिसे कई बार पेनी स्टॉक कह दिया जाता है। तो इस तरह के शेयरों में रिटेल इन्वेस्टर को कोशिश करनी चाहिए कि आप ना घुसें, क्योंकि या तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज फिर आपको किसी सवाल को पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही जानकारी है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि ऐसे शेयरों में रहें जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दें। इन सबके बीच में आर्यन राठौर जी लगातार जो है हमें मैसेज भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 5,000 शेयर जो है इन्होंने लिया है 9 रुपये पे सूरत टेक्सटाइल। अब ऐसे ऐसे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, और लगातार हमारे तमाम अरुण जी जैसे लोग जो आते हैं बताते हैं अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के बारे में, वो उसको छोड़ करके आप कह रहे हैं कि क्या मेरा भाव मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आज हम देख रहे हैं 8 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, अभी क्या कुछ सलाह रहेगी, 1% नीचे है, या कह रहे हैं कि मेरा भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9 रुपये पे लेकर के सूरत टेक्सटाइल आपके पास 1 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 5,000 शेयर ले रखे, 5,000 रुपये का लॉस है आपके पास। क्या सलाह रहेगी, निकल जाएं सर? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए अगेन जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी पेनी स्टॉक्स पे काफी न्यूज आ रहे हैं, इवन जब से थोड़ा मोमेंटम स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिला है, तो जब से पेनी स्टॉक्स पे काफी क्वेरीज हमको भी आती हैं, इवन काफी लाइव शोज पे भी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि पेनी स्टॉक्स में काफी लोगों की पोजीशंस है, तो वैसे तो सलाह नहीं रहेगी, ओवरऑल टेक्निकल फंडामेंटल भी कोई कवरेज नहीं है, और स्टॉक में वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो कभी कभी होती है, अगेन काफी अबनॉर्मल वॉल्यूम्स कभी हो जाते हैं, कभी एकदम ड्राई वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं, पर चूंकि आपकी बाइंग के आसपास ही है, 1-1.5 रुपए के आसपास का लॉस है, तो मुझे लग रहा है एक बार का निकल जाए, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा कोई तेजी फिलहाल स्टॉक में नजर आ रही है, क्योंकि एक छोटा स्टॉक है, वॉल्यूम भी नहीं है, कोई कवरेज भी नहीं है, तो इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपकी प्राइस भी आती है तो भी निकल जाए, अगर आपको 1 रुपया अगर आप लॉस बेयर कर सकते हैं तो भी करंट लेवल से स्टॉक से निकल जाए। अगला सवाल कॉस्मिक जी का है, और ये सवाल चूंकि खबरों में भी रहा, और कॉस्मिक जी जान रहे हैं एमआरएफ पे लंबी अवधि का नज़रिया क्या है। तो लंबी अवधि का नज़रिया, एक तो इतना महंगा शेयर है, और उसके बाद से जब इसके डिविडेंड की घोषणा आई तो कई सारे मीम्स भी आपने देखा होगा अरुण जी, व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे चले कि 91,000 के शेयर पे 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया गया था। तो इसको लेके काफ़ी लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव शेयर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली स्टॉक प्राइस तो काफी बढ़ा हुआ है, और कभी इन्होंने बोनस स्प्लिट नहीं किया, इसी वजह से उसका ही रुझान आपको देखने को मिल रहा है, तो 90,000 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। यूजुअली मीम्स काफी बनते हैं, पर फंडामेंटली कोई कंपैरिजन नहीं है स्टॉक का, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट लीडर है ओवरऑल, अगर आप बड़े सेगमेंट में देखें, बड़े टायर सेगमेंट में देखें तो मार्केट लीडर है। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं डिविडेंड की, तो लास्ट क्वार्टर में भी 3 से 4 या 5 से 6 रुपए के आसपास का ही डिविडेंड आया था, इस क्वार्टर पे भी इसका डिविडेंड उतने उसी के आसपास का है, तो डेफिनेटली लोगों ने काफी मीम्स बनाया, काफी चीजें व्हाट्सएप पे चल रही है, पर जहां तक तकनीकी और फंडामेंटल कवरेज है, दोनों पे ही काफी पॉजिटिव नजरिया है, ओवरऑल रिजल्ट्स काफी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, अगर जैसे ही ऑटो सेक्टर और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो सिमिलर रुझान आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एमआरएफ बाई करना है या और ऐड ऑन करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, गिरावट पे और ऐड भी करें, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि लो वॉल्यूम्स होता है, अगेन कोई अफोर्ड नहीं करता, कोई बड़ा आपको मोमेंटम स्टॉक में नजर नहीं आता, 1 से 10 या 20 शेयर के यूजुअली आपको घंटों में ट्रेड नजर आते हैं, तो वो चीज आपको डेफिनेटली बेयरिंग करनी पड़ेगी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, क्योंकि एफ में भी है, मुझे काफी ताजुब होता है स्टॉक अभी भी मुझे एफ में ट्रेड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बड़ा अगर आप आस्क और बिड में ही देखें तो बड़ा इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, अगर आप बाई कर लेते हैं तो सेल करने में भी आपको काफी छोटा मोटा लॉस हो जाता है, तो इसीलिए ये एफ में भी स्टॉक है, और वॉल्यूम भी काफी लो होता है, तो अगर आप बाई करना है तो गिरावट पे बाई करें, और मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है।
एक सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बहुत सारी खबरें भी रहती हैं, उस पर भी हम आपसे डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। पेटीएम पर एक आपकी राय जानना चाहेंगे। पेटीएम पे बहुत सारे सवाल हमें रेगुलरली आते हैं, आज भी मुझे पता है कि कई बार कुछ सवाल छूट जा रहे हैं, उसमें भी कई सारे लोगों के सवाल हैं पेटीएम को लेकर के। अब जिस तरीके के रिजल्ट रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनी का घाटा जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है, और कंपनी का एबिटा मार्जिन लेवल पे जो है हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं कंपनी के रिजल्ट्स को, या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या करंट लेवल पे कोई पोजीशन बनानी चाहिए पेटीएम? देखो डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज तो आया है लास्ट 4 क्वार्टर्स के। मैं इनकी अपडेट्स भी पढ़ रहा था, चूंकि ये मंथली अपडेट्स देते हैं अपने बिजनेस का, अपने जो ओवरऑल इन्होंने जितने ओपीआई यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर अपना अपडेट एवरी मंथ देते हैं। तो लास्ट 4 मंथ से अपडेट्स तो काफी अच्छे आए, और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था ये प्रॉफिट में आ चुके हैं, चूंकि एबिटा पॉजिटिव ये ऑन बुक्स आ चुके हैं। तो उसका ये रुझान आपको देखने को मिला कि स्टॉक में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। काफी फॉरेन ब्रोकरेजेस में भी इसमें अपग्रेड आया है। अगर आपको एक चीज याद होगी, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2100 के आसपास की लिस्टिंग प्राइस थी, जब मैक्वेरी ने एक डाउनग्रेड रिपोर्ट निकाली थी 1200 के लेवल की, फिर उन्होंने अगेन डाउनग्रेड किया था 700 या 500 के लेवल का। पर जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे आए लास्ट क्वार्टर में, उन्होंने एक अपग्रेड भी दिया है। 800 850 के आसपास का उनका टारगेट प्राइस मुझे नजर आ रहा है। सेम उनको नजर आ रहा है, सेम चीज मुझे भी नजर आती है। मुझे लग रहा है कुछ मोमेंटम आपको और स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आपको एड ऑन करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एडिंग का जो लेवल रहेगा, अगर आपको देखें चार्ट्स के आसपास, तो 600 से 620 का जो लेवल है गुड एडिंग का लेवल रहेगा या एड ऑन का लेवल रहेगा। 600 620 आता है तो वहां पे आप अपने स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। ऊपर में 700 720 के लेवल आपको मीडियम टर्म में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप बाई करके चलें। बेस्ट लेवल जो रहेगा 600 620 के आसपास रहेगा। ऊपर में 720 740 के लेवल मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको अगेन देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 700 720 तक के स्तर पेटीएम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम दर्शकों जो पेटीएम पे सवाल कर रहे थे, तो एक बार में ही मुझे लगता है कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। कई सारे सवाल हैं। शैलेंद्र तोमर जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे सवाल कर रहे हैं लगातार, और शैलेंद्र जी एक बार आपका सवाल ले लिया गया, आप जो है बार बार शैलेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि 500 शेयर खरीद सकते हैं क्या? 3 साल का नज़रिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। बैंकिंग सेक्टर पे अभी हमने बातचीत तो की थी, लेकिन एक बार फिर से ले लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। क्या सलाह रहेगी सर? करंट लेवल्स पे 500 शेयर खरीदना चाह रहे हैं शैलेंद्र जी। देखिए सेंट्रल बैंक पे तो मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है छोटे बैंक्स में रिस्क भी काफी ज्यादा रहेगा। इवन अगर मोमेंटम जो आता है वो न्यूज बेस्ड आता है, और अगर ओवरऑल सेक्टर चलता है तो बाद में सेकंड राउंड ऑफ मूवमेंट ऐसे स्टॉक्स में आते हैं। तो सेंट्रल बैंक में बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक का जिक्र किया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये भी न्यूज आज ही आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा का वेटेज भी थोड़ा एमएससीआई में बढ़ सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे डेफिनेटली पॉजिटिव सलाह रहेगी। अगर आपको छोटे टिकट साइज में देखना है तो मुझे लग रहा है पीएनबी में भी आप डेफिनेटली जाके बाई करके चल सकते हैं। 50-51 के आसपास का भाव है, तो पीएनबी को भी आप चूज कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी चूज करते हैं सिमिलर स्पेस में। सेंट्रल बैंक पे कोई खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो जाते हैं कभी कभी, ओवरऑल हफ्ते में बीच में 1 या 2 दिन इसमें वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो जाते हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक में कोई खरीदारी की राय नहीं है। इसी सेक्टर में रहना है तो मुझे लग रहा है पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी एक स्टॉक आप बाय करके चल सकते हैं। पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा बेहतर रहेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है अरुण जी को, तो आप वहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि शैलेंद्र जी आपने पैसे लगाए नहीं हैं, आपको लगाने हैं, तो ये 2 विकल्प जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। ऋषु श्रीवास्तव जी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, और इन्होंने 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से 15 रुपये के भाव पर आलोक इंडस्ट्रीज़ के 2500 शेयर ले रखे हैं, और 3 महीने का इन्होंने नज़रिया अपना रखा हुआ है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर 12 रुपये 81 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ, और अगर हम देखें अगर पिछले 6 महीने में 21 साढ़े 21 रुपये से गिरते हुए अब ये 13-14 पे आ चुका है। 3 महीने का इनका नज़रिया है। आलोक इंडस्ट्रीज़ पे सर आपका व्यू? और हमने देखा कि काफ़ी परेशान, मतलब इस तरह की जितनी भी कंपनियां रही हो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, और ख़ासतौर से जो छोटी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत परेशान किया, वो इंडोरामा हो, वो फिर आलोक इंडस्ट्री हो, इस तरह की जितने भी कंपनियां रही। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, क्या व्यू है आपका सर? देखिए टिपिकल केस रहता है स्पेशली आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक, जहाँ पे रिटेल की पोर्टफोलियो काफी हाई है, रिटेल की होल्डिंग भी आपको काफी हाई नजर आएगी, कि यूजुअली छोटा टिकट साइज का काउंटर होता है। लोगों की फैंसी हो जाती है कि ऐसे स्टॉक्स यहाँ से हो सकता है एक अच्छा मल्टीपैगर बने, तो ऐसा कोई रुझान फिलहाल मुझे
दोनों ही नजरिए से नजर नहीं आता, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही नजरिए से मुझे कोई बड़ा उछाल आता हुआ नजर नहीं आता। पर चूंकि 12 के आसपास है, ज्यादा खोने को करंट लेवल से कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको स्टॉक 7 से 8 रुपए के आसपास नीचे में मिल जाएगा। इसलिए किसी अगर आपकी होल्डिंग 20 के ऊपर की है तो एक बार की उछाल के लिए वेट करें। मुझे लग रहा है उछाल 15 से 16 रुपए तक का अगर आपको आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि वहां से हो सकता है वापस स्टॉक में आपको गिरावट आती हुई नजर आए। इसलिए किसी भी उछाल पे एग्जिट करें, कोई बड़ा मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक में आपको इवन करंट लेवल पे भी खरीदारी करनी चाहिए। तो ऋषु जी, करंट लेवल पे एक और ऐड करने की गलती मत कीजिएगा, और अगर 15 रुपये 16 रुपये जो आपकी खरीद है उसके आसपास मिलता है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। 2-3 महीने का जो भी आपका नज़रिया है ये फिलहाल जो है। इस बीच सोनिया कदम जी कह रही हैं कि AWL शेयर करंट सिचुएशन में आपकी राय क्या है। चलते चलते एक लाइन में सर, अदानी विलमार पे अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। काफ़ी लंबी चर्चा हमने अदानी पे कर ली है, लेकिन सोनिया जी आखिरी में जुड़ करके पूछना चाह रही हैं आपसे। देखिए, अडानी विल्मार डेफिनेटली इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक चीज मैं शेयर करना इसमें चूक गया था। अडानी विल्मार एक लौता स्टॉक है जो कि MSCI इंडेक्स में नहीं है। MSCI का जो इनका जो इंडेक्स है उनमें वो शामिल नहीं है। क्या, क्योंकि हो सकता है अडानी विल्मार पे आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर आपको कम देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा उछाल और आपको आ सकता है, तो 450-455 के लेवल्स आपको अडानी विल्मार में देखने को मिल सकते हैं। पर चूंकि मैंने ऑलरेडी ये एक बात सजेस्ट की है कि ओवरऑल अडानी ग्रुप या अडानी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, मुझे अंबुजा सीमेंट के अलावा कोई भी स्टॉक मुझे करंट लेवल से खरीदारी के लिए अच्छा नहीं लगता। इसलिए खरीदारी की सलाह अगेन अदानी विल्मार में भी नहीं है। पर एक पॉजिटिविटी जरूर है, पॉजिटिव न्यूज जरूर है, क्योंकि MSCI में नहीं है, एक लौता स्टॉक है जो MSCI में नहीं है, तो थोड़ा प्रेशर आपको कम स्टॉक में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ऊपर में 450-455 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलते चलते सर एक सवाल और ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी का आया है और उन्होंने निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारी बातचीत करा दीजिए। LIC, टाटा मोटर्स और इक्विटास के इन्होंने 50-50 शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद से कह रहे हैं कि हर शेयर में मुझे 100 रुपये का लॉस हो रहा है। क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? इन तीनों में से कहाँ पे एवरेज करनी चाहिए? टाटा कंज्यूमर, LIC और इक्विटास के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा टाटा कंज्यूमर एक अच्छे लेवल के आसपास है, अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक थे, मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे, तो टाटा कंज्यूमर को डेफिनेटली एवरेज करके चल सकते हैं। इक्विटास और LIC में थोड़ा वेट करें, थोड़ा और करेक्शन आपको दोनों स्टॉक में आ सकता है। तीनों ही स्टॉक्स फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल नजरिया देखे तो इक्विटास काफी बेहतर स्टॉक है ओवरऑल टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखे, पर तीनों ही स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छे हैं। इसीलिए टाटा कंज्यूमर को आप करंट लेवल पे ऐड करके जरूर चल सकते हैं। LIC और इक्विटास में थोड़ा वेट करें, थोड़ा और करेक्शन आने दें। अगर 4 से 5% का और करेक्शन आपको LIC और इक्विटास में मिलता है तो वहां पे एड ऑन करें। मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर के अलावा इक्विटास और दोनों को होल्ड करें और थोड़ा गिरावट का वेट करें, और टाटा कंज्यूमर करंट लेवल पे भी आप ऐड करके चल सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। इस बीच सोनिया कदम जी, शैलेंद्र जी, सब लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अरुण जी, कि आपने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जिस आखिरी क्षण में आज जो है कार्यक्रम में निमंत्रण स्वीकार किया। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, और या फिर आपकी तरफ से कुछ आप रिकमेंड करना चाहें चलते चलते हमारे दर्शकों को? तो डेफिनेटली विपुल जी, एक डिस्क्लोजर रहेगा। टाटा मोटर्स पे मैंने ऑलरेडी काफी बड़ा डिस्कशन किया, टाटा समूह के स्टॉक्स पे काफी डिस्कशन किया। तो ये हमारे यूजुअली फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, हमारे एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में भी जरूर हो सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और काफी हमारा पॉजिटिव रुझान इसमें होता है। और जहां तक जाते जाते बात करूं तो मुझे सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर एक मैं जरूर रुझान आपको देना चाहूंगा। ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स में मुझे लग रहा है पॉजिटिव आपका नजरिया होना चाहिए। जिस हिसाब से कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ने के आसार है, तो सीमेंट और इंफ्रा स्टॉक्स पे मुझे काफी अच्छे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। 2 स्टॉक लार्ज कैप में जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं 1 से 2 महीने के लिए, L&T और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों को ही आप शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए बाय करके चलें। यहाँ से आपको अच्छा मोमेंटम दोनों ही स्टॉक्स पे नजर आएगा। फंडामेंटल और तकनीकी नजरिया दोनों पे ही मुझे काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। इसीलिए अगर कोई निवेशक बाय करना चाहता है लार्ज कैप में, तो L&T और अल्ट्राटेक दोनों को ही करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। L&T और अल्ट्राटेक ये जो है रिकमेंडेशंस हैं, जो आप खरीदारी की सलाह यहाँ पर है। 1 से 2 महीने की छोटी अवधि के लिए जो है ये सलाह आपको दी गई है, तो इस पर आप नज़र बना करके चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
तो आज के इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल हम आज नहीं ले पाए हैं, आपको बता दें कि सोमवार को भी हम शेयर बाजार पर ही चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हफ्ते भर बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कोई किसी खास मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे। आपके सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, हम सारे सवालों को नोट डाउन कर रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप अपने सवाल भेजिए, नाम, शहर का नाम, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे रखें, ये तमाम डिटेल्स आप हमें भेजिए। इन तमाम डिटेल्स के साथ आप अपने सवाल भेजिए money9query@tv9.com। ये हमारा जो है ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे अगर आप मेल कर रहे हैं तो फिर अपना टेलीफोन नंबर जरूर भेज दिया करें। पूरी डिटेल के साथ भेजेंगे तो उतनी ही विस्तृत तरीके से हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सोमवार को हम बात करते हैं शेयर बाजार की, मंगलवार को हम बात बताते हैं आपको कि किस तरह के बीमा आपको लेने चाहिए, बुधवार को हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, और गुरुवार को हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देते हैं, और साथ ही साथ शुक्रवार को हम बात करते हैं फिर से शेयर बाजार की। तो चाकू माको जी धन्यवाद दे रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक जो हमको धन्यवाद दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी धन्यवाद दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मनी9 के मंच पे आने के लिए, मनी9 के कार्यक्रमों को देखने के लिए। और आपसे निवेदन है कि ऐसे ही मनी9 के साथ आप जुड़े रहिए और तमाम आपके प्रश्नों के उत्तर और आपके जो प्रश्न आप नहीं पूछ रहे हैं उससे जुड़े हुए, आपकी जेब से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो आप मनी9 के साथ बने रहिए और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।